आज बात एक ऐसे आईपीओ की जिसका इंतजार सिर्फ शेयर बाजार के निवेशक नहीं कर रहे बल्कि ब्रोकर, ट्रेडर, फंड मैनेजर, विदेशी निवेशक और भारत के पूरे कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। नाम है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी ये वही एक्सचेंज है जहां हर दिन करोड़ों ऑर्डर्स आते हैं, लाखों सौदे होते हैं, निफ्टी की चाल से बाजार का मूड तय होता है और जहां से भारत के शेयर बाजार की धड़कन पूरी दुनिया तक सुनाई देती है। और अब एनएससी के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई है। दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में एनएससी को लेकर एक बड़ी बात कही है। रिपोर्ट का सार यह है कि एनएससी सिर्फ भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है बल्कि कई मामलों में यह दुनिया के सबसे मजबूत एक्सचेंज बिजनेस में से एक बन चुका है। जेफरीज के मुताबिक एनएससी की ताकत 5 चीजों में छिपी है: मजबूत बाजार हिस्सेदारी, शानदार मुनाफा, कई स्रोतों से आने वाली कमाई, मजबूत बैलेंस शीट और धीरे धीरे बेहतर होते रेगुलेटरी हालात। अब सवाल यह है कि अगर एनएससी इतना मजबूत है तो इसका आईपीओ निवेशकों के लिए कितना बड़ा मौका हो सकता है। और दूसरा सवाल यह भी है कि क्या इतने बड़े नाम के पीछे कुछ रिस्क भी छिपे होंगे। सबसे पहले आप एनएससी की असली ताकत को समझिए। भारत का शेयर बाजार अब सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने का बाजार नहीं रह गया। पिछले कुछ सालों में यह बाजार बहुत तेजी से डेरिवेटिव, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हुआ है और इसी बदलाव ने एनएससी की पूरी तस्वीर बदल दी। जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2026 के बीच भारत के इक्विटी ऑप्शन सेगमेंट में करीब 56% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। वही कैश मार्केट में यह ग्रोथ करीब 19% रही। सीधी भाषा में अगर इसको समझे तो शेयरों की सामान्य खरीद बिक्री बड़ी जरूर है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है और इस ऑप्शन ट्रेडिंग बूम का सबसे बड़ा फायदा एनएससी को मिला है। आज भारतीय एक्सचेंजों के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में करीब 70% योगदान डेरिवेटिव सेगमेंट से आता है और इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज की कमाई का बड़ा हिस्सा अब ऑप्शन और फ्यूचर जैसे कारोबार से जुड़ चुका है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है कि भारत में ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में गिना जाता है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम अभी भी अमेरिका की तुलना में काफी कम है। यानी ट्रेडिंग की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन प्रति ट्रेड वैल्यू या प्रीमियम के हिसाब से आगे विस्तार की गुंजाइश अभी भी बची हुई है। और यही वजह है कि जेफरीज को लगता है कि एनएससी की ग्रोथ कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब आते हैं दूसरी ताकत पर, मार्केट डोमिनेंस। किसी भी एक्सचेंज बिजनेस में सबसे बड़ी बात होती है नेटवर्क इफेक्ट। जहां ज्यादा खरीदार और विक्रेता होते हैं वहीं ज्यादा लिक्विडिटी भी होती है। जहां ज्यादा लिक्विडिटी होती है वहीं बड़े खिलाड़ी भी होते हैं और जहां बड़े खिलाड़ी होते हैं वहां बाजार और बड़ा हो जाता है। एनएससी ने इसी नेटवर्क इफेक्ट को अपनी ताकत बनाया है। जेफरीज के मुताबिक इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स, इक्विटी फ्यूचर्स और करेंसी डेरिवेटिव जैसे कई सेगमेंट में एनएससी की बाजार हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है। यानी भारत के कैपिटल मार्केट की मुख्य सड़क काफी हद तक एनएससी से होकर जाती है। इसके अलावा एनएससी की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एनएससीएल कैश मार्केट क्लियरिंग में करीब 88% हिस्सेदारी रखती है। यानी सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि ट्रेडिंग के बाद सौदे के निपटान यानी कि सेटलमेंट और क्लियरिंग में भी एनएससी का ढांचा बेहद मजबूत बताया गया है। लेकिन एनएससी सिर्फ ट्रेडिंग फीस पर डिपेंड नहीं करती, इसकी एक और अहम भूमिका टेक्नोलॉजी और डेटा सर्विस से आती है। जेफरीज का अनुमान है कि साल 2026 में टेक्नोलॉजी और डेटा सर्विस बिजनेस एनएससी के रेवेन्यू में करीब 13% योगदान दे सकता है। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के बड़े एक्सचेंज सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होते, वे डेटा टेक्नोलॉजी, इंडेक्स क्लियरिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस होते हैं। एनएससी भी उसी दिशा में खड़ा दिखाई दे रहा है। अब तीसरा पहलू है इसका मुनाफा। एनएससी का बिजनेस मॉडल कम लागत वाला है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती, कोई भारी मशीनरी हर साल नहीं बदलनी पड़ती। कारोबार टेक्नोलॉजी, सिस्टम सर्वर, डेटा क्लियरिंग और बाजार की विश्वसनीयता पर चलता है और इसी वजह से एक्सचेंज बिजनेस में मार्जिन बहुत ऊपर रहते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार अगर सेबी से जुड़े एक मुश्त सेटलमेंट खर्चों को हटा दिया जाए तो वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2026 के बीच एनएससी का ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन करीब 76 से 70% के दायरे में स्टेबल रहा। ये संख्या बहुत बड़ी है। कई बड़ी कंपनियां 15 से 25% एबिटा मार्जिन पर अच्छा बिजनेस मानी जाती हैं, लेकिन एनएससी जैसे एक्सचेंज का मार्जिन इससे कई गुना ज्यादा है और ये वजह है कि इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले एक्सचेंजों में गिना जाता है। हालांकि यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। रिपोर्टेड एबिटा मार्जिन साल 2026 में करीब 66.8% बताया गया, लेकिन असाधारण रेगुलेटरी खर्चों को हटाने के बाद
नॉर्मलाइज मार्जिन करीब 76.2% तक पहुंच सकता है। यानी कंपनी की असली ऑपरेटिंग क्षमता बहुत मजबूत है, लेकिन रेगुलेटरी खर्चों का असर आंकड़ों में साफ दिखाई देता है। अब अगला पहलू है बैलेंस शीट और डिविडेंड। जेफरीज के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में एनएससी के पास सरकारी सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में करीब 28,800 करोड़ रुपए के निवेश मौजूद थे, जो ये बताते हैं कि कंपनी के पास कैश और निवेश की स्थिति काफी मजबूत है। साथ ही कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सीमित है और रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिवेन्यू का सिर्फ करीब 3 से 3.5% है। इसका मतलब कि एनएससी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कमाई आती है, कैश फ्लो बनता है और कंपनी उसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। जेफरीज के अनुसार एनएससी ने साल 2025 में अपनी कमाई का करीब 74% हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटा। वित्त वर्ष 2026 में यह आंकड़ा लगभग 85% तक पहुंचा और निवेशकों के लिए ये बात काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि एनएससी सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं कहती, ये कैश जनरेशन और डिविडेंड की भी कहानी है। लेकिन अब कहानी का वो हिस्सा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनएससी का नाम लंबे समय तक को लोकेशन और डार्क फाइबर जैसे विवादों से जुड़ा रहा और इन मामलों ने कंपनी के आईपीओ की राह को धीमा किया, निवेशकों में अनसर्टेनिटी पैदा की और रेगुलेटर की नजरों में कंपनी को कई सवालों का जवाब देना पड़ा। जेफरीज का मानना है कि इन मुद्दों से जुड़ी ज्यादातर अनसर्टेनिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है। एनएससी ने सेबी से जुड़े मामलों के लिए जरूरी प्रावधान कर लिए हैं और इन एकमुश्त खर्चों का कंपनी की लंबी अवधि की कमाई पर सीमित असर पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी रेगुलेटरी चुनौती अभी भी मौजूद है और वो है साप्ताहिक इंडेक्स ऑप्शन पर प्रतिबंध और डेरिवेटिव सेटलमेंट गारंटी फंड में न्यूनतम योगदान बढ़ाने जैसे बदलावों का असर वित्त वर्ष 2025 और 26 में देखने को मिला। ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि एनएससी की कमाई का बड़ा हिस्सा डेरिवेटिव सेगमेंट से आता है। अगर भविष्य में डेरिवेटिव पर और सख्ती हुई तो कंपनी की ग्रोथ और मार्जिन दोनों पर असर पड़ेगा। यानी निवेशकों के लिए तस्वीर काफी मजबूत है, लेकिन पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है। अब वित्तीय आंकड़ों की तरफ आते हैं। जेफरीज के अनुमान के अनुसार एनएससी ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 16,601 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू हासिल किया। रिपोर्टेड ऑपरेटिंग अबीटा करीब 11,098 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं कि एनएससी कोई सामान्य बाजार कंपनी नहीं है, ये भारत के वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ जैसा बिजनेस है। जब आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप सिर्फ एक कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहे होते, आप भारत के कैपिटल मार्केट की बढ़ती भागीदारी, ऑप्शन ट्रेडिंग के विस्तार, डेटा और टेक्नोलॉजी, बिजनेस क्लियरिंग सिस्टम और बाजार की लिक्विडिटी में हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। यही वजह है कि घरेलू और विदेशी निवेशकों की नजरें इस आईपीओ पर हैं। लेकिन अंतिम सवाल कि क्या आईपीओ में सिर्फ नाम देकर पैसा लगाना सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मजबूत कंपनी और अच्छा निवेश दोनों हमेशा एक ही चीज नहीं होते। निवेशक को ये देखना होगा कि आईपीओ किस वैल्यूएशन पर आएगा, ऑफर फॉर सेल कितना बड़ा होगा, किस कीमत पर पुराने शेयर होल्डर्स जो हैं वो बाहर निकलना चाहेंगे और लिस्टिंग के बाद ग्रोथ का अगला इंजन क्या रहेगा। अगर वैल्यूएशन बहुत महंगा आया तो मजबूत कंपनी भी कमजोर रिटर्न दे सकती है, लेकिन अगर कीमत बैलेंस रही तो एनएससी भारत के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों में से एक बन सकती है। इसीलिए एनएससी आईपीओ की कहानी सिर्फ एक लिस्टिंग की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के शेयर बाजार के बदलते चरित्र की। ये कहानी है उस देश की जहां करोड़ों नए निवेशक डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं और ये कहानी है उस बाजार की जहां ऑप्शन ट्रेडिंग ने एक्सचेंज की कमाई का पूरा चेहरा बदल दिया। और ये कहानी उस संस्था की भी है जो भारत की कैपिटल मार्केट की धड़कन तो है, लेकिन जिसकी अपनी पब्लिक लिस्टिंग अब तक अधूरी रही। अब नजर रहेगी इस बात पर कि एनएससी का आईपीओ कब आता है और किस वैल्यूएशन पर आएगा और निवेशकों को भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की इस कहानी में हिस्सा लेने का मौका किस कीमत पर मिलता है। क्योंकि बाजार में कभी कभी कोई आईपीओ सिर्फ शेयर बेचने का जरिया नहीं होता, वो पूरे वित्तीय इतिहास का एक नया अध्याय बन जाता है। तो फिलहाल इस अपडेट में आईपीओ स्पॉटलाइट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।